अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 एंड वेलकम बैक टू योर साइंस लेसन विद मिस सबा। सो हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एनिमल वर्ल्ड। एंड आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स को कवर करके उसके रिव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 वाज अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक अबाउट द एनिमल वर्ल्ड। इसमें हमने बात की थी एनिमल्स के बारे में कि उनको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, क्या चीज़ें उनके लिए एसेंशियल होती हैं, वो उनको किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने ये भी बात की कि वो अडाप्ट किस तरह से करते हैं। हमने कहा कि पोलर बियर्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत थिक फर आ जाते हैं, किस लिए? ताकि वो ठंडे एरियाज में जहाँ वो रहते हैं उनकी ठंड उनको इफेक्ट ना कर सके। ये बेसिकली एक तरह की क्या है, अडेप्टेशन है। उसी तरह हमने दूसरी बात ये की कि जो ग्रीन बटरफ्लाइज और अगर पर्पल बटरफ्लाइज होती हैं किसी रेन फॉरेस्ट में, तो ग्रीन बटरफ्लाइज जो हैं वो ज़्यादा देर जिंदा रह पाती हैं, रिप्रोड्यूस कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि पर्पल बटरफ्लाइज हैं वो आसानी से नजर आ जाती हैं रेन फॉरेस्ट में, और जो प्रेडेटर्स होते हैं जो उनको अटैक करने या खाना चाहते हैं उनको पर्पल बटरफ्लाइज ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं बनस्बतन इसके कि उनको ग्रीन बटरफ्लाइज मिले। इसी वजह से रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा ग्रीन बटरफ्लाइज रह जाती हैं और फिर अल्टीमेटली ग्रीन बटरफ्लाइज जो हैं वही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती हैं और पूरे रेन फॉरेस्ट में एट सम पॉइंट पर्पल बटरफ्लाइज बिल्कुल वैनिश हो जाती हैं और सिर्फ ग्रीन बटरफ्लाइज रह जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अडैप्टेशन किस तरह से होती है। इससे हमें समझ आती है कि एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ जो बेस्ट सर्वाइवल के लिए होते हैं वही जिंदा रहते हैं, वही रिप्रोड्यूस करते हैं। जो अपनी इन्वायरमेंट के लिए बेहतरीन होते हैं वही जो है वो आगे चलकर आगे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और वही आज तक जिंदगी में दुनिया में कायम है, राइट। और जो एनिमल्स अपनी इन्वायरमेंट को सूट नहीं करते वो डेड हो जाते हैं या फिर वो नहीं रह पाते, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। जैसे वो पर्पल बटरफ्लाइज एक पॉइंट पे वैनिश कर गई, वैसे वो एनिमल्स भी वैनिश कर जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर अडैप्टेशन। अडैप्टेशन के बाद वी वेंट ऑन वी टॉक्ड अबाउट मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या थी? मूवमेंट थी कि जब आप हिलना जुलना करते हो, जो सारे एनिमल्स जो हैं उनके लिए मूवमेंट एक बहुत अहम एलिमेंट होता है। मूवमेंट वो किस किस लिए करते हैं? मूवमेंट वो करते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, अपना घर ढूंढने के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पानी तलाश करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो हिलना जुलना जो है उसको रखते हैं अपने अंदर एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, राइट। तो मूवमेंट हम जाते जाते ये भी बात कर रहे थे कि मूवमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लाई करते हैं, कुछ जो है वो जंप करते हैं, कुछ क्लाइंब करते हैं। हमने उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की ताकि हमें क्या पता चल सके, ताकि हमें क्लियरली पता चल सके, हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एनिमल्स जो है वो किन किन डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं और जो डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स में जो रहते हैं, उनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनकी बिना पर वो फिर मूव करते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के बाद वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट सब यूनिट जो कि क्या था, जो कि था रिप्रोडक्शन, जो कि इक्वली अहम था बाकी सब की तरह ही। और रिप्रोडक्शन में हमने बात की थी कि जो बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बीइंग्स अपने जैसे और लिविंग बीइंग्स को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के लिए हमने कहा था कि मेनली हमें चाहिए होता है एक मेल स्पीशी और एक फीमेल स्पीशी, ठीक है। तो जब मेल स्पीशी और फीमेल स्पीशी इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे के साथ मिलते हैं, फीमेल स्पीशी जो है वो एग बनाती है जिसको मेल स्पीशी फर्टिलाइज करता है और फिर नया ऑफस्प्रिंग उसकी तना पर पैदा होता है, उस तरह से पैदा होता है, राइट। सो दैट वाज इट फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने फ्रॉग की लाइफ साइकिल भी डिस्कस की। हमने देखा कि फ्रॉग जो है पहले एक एग होता है, फिर वो टैडपोल बनता है, फिर उस टैडपोल की लेग्स आ जाती हैं, फिर वो एक अडल्ट बनते बनते एक और प्रोसेस को अंडरगो करता है और फिर जाकर ये पूरा मेटामॉर्फोसिस होता है जिसे फ्रॉग जो है अपनी अडल्ट शेप में आता है। सो इन दिस मैनर वी स्टडीड अबाउट वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फिनोमेनाज इन दिस चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमने सीखी और हमने देखा कि बेसिकली एनिमल्स, लिविंग थिंग्स जो हैं वो सिर्फ ये इस बात तक महदूद नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स हैं, वो सांस लेते हैं। हमने देखा कि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ साइकिल को, उनको मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे अब हमारे रिव्यू क्वेश्चंस। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले रिव्यू एक्सरसाइज को रफ पे सॉल्व करें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप देख सकें कि आपको कितनी समझ आई है, आप ठीक से क्वेश्चंस को आंसर कर पाए कि नहीं कर पाए। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। नेम द 3 एसेंशियल थिंग्स दैट एनिमल्स नीड टू सर्वाइव। दिस इजंट डिफिकल्ट एट ऑल। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हमने इस चैप्टर में बार बार उसको रिविजिट किया है, उसको समझा है। क्या पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो एनिमल्स को जरूर चाहिए होती हैं सर्वाइव करने के लिए। वो कौन सी 3? एसेंशियल का मतलब होता है अहम। तो आपने एसेंशियल अहम यहाँ पर हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट 3 थिंग्स। और ये आप ही के चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसी में बताया हुआ है कौन सी 3 चीजें हैं वो। पहला है वाटर, दूसरा क्या है एनर्जी, और तीसरा ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो पानी के बारे में हमने बात की थी कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं। वो खाने के बगैर ज़्यादा देर रह सकते हैं लेकिन वो पानी के बगैर नहीं रह सकते। अर्थ और सारे जो जानदार हैं उनकी अपने भी बॉडी का जो हिस्सा है उसमें ज़्यादातर पानी है, राइट। सो पानी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम कह रहे हैं एनर्जी।
एनर्जी क्या होती है? ताकत, हिम्मत, जो आपको हर प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। एनर्जी के चैप्टर में हमने फूड चेन को भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। फूड चेन में हम क्या बात कर रहे थे? फूड चेन में हम बात कर रहे थे कि बेसिक जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सूरज होता है। सूरज से फिर प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, प्लांट से फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये जो आपका 2.2 वाला चैप्टर है उसमें आप बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। सो यू कैन सी ओवर देयर कि क्या हो रहा है, आपको एनर्जी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं। तीसरा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हर एनिमल को जरूरी है। हमने यहाँ तक कि एक फैक्ट ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन, ऑल्दो ये तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन के बगैर 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। पानी के बगैर भी चलो 2 दिन आप रह सकते हो, खाने के बगैर भी चलो 6-7 दिन आप रह सकते हो। However, ऑक्सीजन के बगैर यू कैन नॉट स्टे विदाउट इवन 2 मिनट्स, राइट? तो अगर आप अपनी नाक को बंद करते हो, अगर आप अपनी सांस लेना बंद कर देते हो तो आप ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे। एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ दैट वी हैव अंडरलाइंड ऑल द 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग्स जो लिविंग बीइंग्स एनिमल्स को चाहिए होती हैं, वी कैन रीड क्वेश्चन नंबर 2। कैन एनिमल्स सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड और विदाउट वाटर? एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा देर किसके बगैर रह सकते हैं? खाने के बगैर या पानी के बगैर? अभी मैंने बोला भी है, हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा देर किसके बगैर रह सकते हैं? वो ज्यादा देर खाने के बगैर रह सकते हैं। पानी के बगैर वो फिर भी कम देर रहेंगे, लेकिन खाना जो है वो ज्यादा देर के लिए छोड़ सकते हैं। अगर उनको जिंदा रहने के लिए सिर्फ पानी मिलता रहे, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ व्हाइल। एनिमल्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड देन विदाउट वाटर, सो दे कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड। खाने के बगैर वो फिर भी ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं, निकाल सकते हैं। ज्यादा अहम है कि उनको पानी फौरन मिल जाए। अगर पानी 3-4 दिन से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अंडर एनी कॉस्ट। इस वजह से व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो सर्वाइव कर सकते हैं खाने के बगैर। ये नहीं कि हमेशा ही सर्वाइव कर सकते हैं, खाना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा देर जो है वो खाने के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। पानी के बगैर वो उतनी देर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, एनिमल्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड देन विदाउट वाटर। सो यू विल राइट कि फूड के बगैर वो ज्यादा देर सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि वाटर के बगैर नहीं। आए आगे चलते हैं। Now we're about to read question number 3. Let's read what it says. Where does all the energy come from? Again, एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि सारी एनर्जी आती कहाँ से है। आपने ये नहीं बताना कि एनर्जी क्यों चाहिए, आपने ये भी नहीं बताना कि एनर्जी जो है उसकी फूड चेन क्या होती है, वो किस तरह फूड चेन के अलॉन्ग जाती रहती है। आपने ये भी नहीं बताना कि वो फूड के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। नो, आपने सिर्फ क्या बताना है? आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि एनर्जी जो मेन है वो आती कहाँ से। तो डू यू रिमेंबर कि वो कहाँ से आती है? वेरी गुड, वो आती है सन से। तो जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो फोकल पॉइंट है जहां से सारी एनर्जी निकल रही है, वो क्या है? वो है सूरज। इसको पढ़ भी लेते हैं। ऑल द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन बट इट डज नॉट डायरेक्टली रीच एज एनर्जी, राइट? तो होता क्या है कि वो डायरेक्टली हमें एनर्जी के तौर पर नहीं मिलती। हम जो है ऑब्वियसली उसको प्लांट्स को खाकर या ऑर्गेनिजम्स को खाकर ऑब्टेन करते हैं, मीट को खाकर। अलबत्ता जो एनर्जी है वो आती सारी की सारी सूरज से ही है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया कि एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। उसके बाद अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो आगे भी कि नहीं, डायरेक्टली हमें हर ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली सूरज से नहीं मिल रही, लेकिन जो अल्टीमेटली है वो सूरज से ही मिल रही है। तो ये है कि मिलती तो सबको सूरज से ही है, लेकिन प्लांट जो है वो डायरेक्टली सूरज से एनर्जी लेते हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर प्लांट से वो एनर्जी जो है उसको बोरो करते जाते हैं, डायरेक्टली सूरज से नहीं ले पाते। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर। अगेन वेरी इजी। अब आपने यहाँ पर बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। ऊपर आपने बता दिया कि जी मेन सोर्स तो है सूरज। अब आगे वो कह रहे हैं कि फूड चेन जो है उसका ऑर्डर आप करेक्टली बताएं। सबसे पहले क्या आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर लिखा हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर लिखा हुआ है, टर्शियरी कंज्यूमर लिखा हुआ है और प्रोड्यूसर लिखा हुआ है। तो आपने बताना है कि अगर इसको सही ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सूरज से एनर्जी किसको मिलती है? सूरज से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को। और प्लांट्स क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। सो नंबर 1 पे आ जाता है ऑर्डर में प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो एनर्जी लेके सूरज से अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। वो खुद से अपने लिए एनर्जी और खाना जो है उसको बनाते हैं और उस वजह से उनको हम प्रोड्यूसर कह देते हैं। प्रोड्यूस करना होता है बनाना, क्रिएट करना। दूसरे नंबर पर कौन आता है? प्रोड्यूसर से खाना कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी होता ही सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो आने वाली चीज होती है उसको आप प्राइमरी कहते हो। तो जैसे कि आप कहते हो ना प्राइमरी क्लासेस छोटी क्लासेस होती हैं, राइट? उसी तरह से प्राइमरी जो है वो पहले आने वाली चीज, फर्स्ट जो प्रायर आती है उसको कहते हैं। तो प्रोड्यूसर से सीधा प्राइमरी में चली गई। तो दूसरे नंबर पे आपका आ गया प्राइमरी कंज्यूमर। फूड चेन में
सूरज है, फिर प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है। तीसरे नंबर पे क्या है, प्राइमरी को फिर कंज्यूम करता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी पहला, सेकेंडरी दूसरा, राइट। सो प्रोड्यूसर को खा लिया प्राइमरी कंज्यूमर ने, और प्राइमरी कंज्यूमर को फिर कंज्यूम कर लिया, खा लिया सेकेंडरी कंज्यूमर में। और लास्टली टर्शरी कंज्यूमर जो है, बल्कि तीसरा नहीं, चौथा हमारा पॉइंट ऑफ द फूड चेन बन जाएगा ये वाला, टर्शरी तीसरा कंज्यूमर, राइट। सो इन दिस मैनर आप इसको इजीली अरेंज कर सकते हो। आप समझ भी जाओ कि सन है उससे प्रोड्यूसर में जा रहा है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। सो इट्स रियली नॉट दैट हार्ड इफ यू रिवाइज, एंड इट्स रियली नॉट दैट हार्ड अगर आप उस लेसन को एक दफा फिर से रिविजिट करके समझो कि डिफरेंट डिफरेंट जो फूड चेन के मेंबर्स हैं करते क्या है, इनका काम क्या होता है, ठीक है। दैट विल बी इट। इसके लिहाज से आपको एक और चीज भी याद होनी चाहिए जो हमने बात की थी, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स की। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो यूजुअली वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर सीधा प्लांट से खाना खाता है ना। तो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो मीट सिर्फ खाते हैं, और ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पर तो आपने सिर्फ इसको ऑर्डर में अरेंज करना था, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको याद रहे कि हमने एनर्जी के टॉपिक में ये बात भी डिस्कस की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ते हैं। व्हाई इज एनिमल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? फिर से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एनिमल रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अहम किस वजह से है। तो अहम इसीलिए है क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ विदाउट इट। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी। वही बात आ गई कि अगर कोई रिप्रोडक्शन हो ही नहीं दी तो जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ बस वो रहा, उसने अपनी जिंदगी गुजारी और वो चला गया। इवेंचुअली तो दुनिया पे फिर कोई भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो आया था वो सब तो चले जाएंगे एट सम पॉइंट, राइट। तो अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं तभी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यू करते हैं एग्जिस्ट करना, वरना अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा और सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएंगे एंड अर्थ विल हैव नो पॉपुलेशन। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अहम है स्पीशीज का जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इस अर्थ में पॉपुलेटेड रहने के लिए। दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गो रीड क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि एनिमल्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, वो कौन कौन सी हैं। ये हमने आपके चैप्टर में इस तरह से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जरूर आया था जिक्र एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब हम सी एनिमल्स की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो पूरी हम फर्टिलाइजेशन वाली डिस्कशन कर रहे थे ना कि एक मेल स्पीशी है, एक फीमेल स्पीशी है, फीमेल जो है वो एग बनाती है, मेल जो है उसको आके फर्टिलाइज करता है, वो सब क्या है, वो सब बेसिकली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें ये हो रहा है कि दो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं और फिर वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं। और जो सी एनेमोन था जो खुद से सिर्फ डिवाइड हो जाता है, जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता, फर्टिलाइज नहीं करता, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इस तरह दो मेन टाइप्स जो आ जाती हैं, तो दो फर्क आ जाते हैं, दो ब्रांचेस आ जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली है सेक्सुअल और दूसरी है एसेक्सुअल। तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि सेक्सुअल में पूरी फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल स्पीशीज होती हैं, जबकि एसेक्सुअल में खुद से एनिमल डिवाइड करके किसी और तरीके से खुद ही से एक दूसरा ऑफस्प्रिंग जो है उसको बना देता है। उसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हो सी एनेमोन की। सो दैट विल बी इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 says what is meant by metamorphosis। अगर आपको याद हो इसी से पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मेटामॉर्फोसिस के बारे में रिप्रोडक्शन के अंडर, राइट। सो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? Metamorphosis is the process in which an animal changes its appearance and body structure during the different stages of life cycle। तो मेटामॉर्फोसिस में होता क्या है, एक एनिमल अपनी अपीयरेंस यानी जो उसकी शक्ल है, जो उसका जिस तरह वो नजर आता है वो भी बदलता है और अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी बदलता है अपनी लाइफ की साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में। जिससे हमने फ्रॉग की बात की थी कि पहले वो एग होता है, फिर वो टैडपोल बनता है, फिर वो टैडपोल विद लेग्स बनता है, फिर वो फ्रॉगलेट बनता है, फिर वो एडल्ट बनता है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपीयरेंस को, अपनी बॉडी को चेंज करता जा रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसकी लाइफ साइकिल जैसे जैसे चेंज हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये सिर्फ फ्रॉग्स में ही नहीं और भी कई ऑर्गेनिज्म में होता है। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग एग्जांपल जो है वो है आपकी बटरफ्लाई जो बनती है। तो पहले वो कैटरपिलर होती है, फिर कैटरपिलर जो है वो लार्वा में ट्रांसफर हो जाती है, फिर वो बटरफ्लाई बन जाती है ना। तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई में भी जो फॉर्मुलेशन हो रही है वो सारी इसी मेटामॉर्फोसिस की बिना पर हो रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बहुत ज्यादा एनिमल्स जो हैं उसको कैरी आउट करते हैं, इसकी बिना पर वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज करते रहते हैं अपनी अलग अलग लाइफ स्टेजेस पे। सो दैट इज व्हाट मेटामॉर्फोसिस इज। I hope you understood it. I hope you practice it and keep it in your mind कि होता क्या है, क्योंकि आगे भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। स्पेशली अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो
तो मेटामॉर्फोसिस की आप कई और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करोगे। सो चिल्ड्रन, दैट इज इट फॉर चैप्टर नंबर 2। हम सारे सब टॉपिक्स को डिस्कस करके उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को भी अब कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। सो अंटिल देन एंड बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रजिस्टर कर लें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।